नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। आज लंबे समय से यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। देखिए, आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट आ चुका है। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माताओं का जो सपना था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, एक विधान सबके लिए एक समान, एक देश एक विधान, ये बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबका सपना था, वो आज उत्तराखंड में साकार होने जा रहा है। जो गुलामी के समय की कुरीतियां आई थी, इस यूसीसी लागू होने के बाद वो कुरीतियां खत्म होंगी, चाहे वो मुगल काल की कुरीति हो या ब्रिटिश काल की कुरीति हो। जो ब्रिटिश काल में कानून बनाए गए थे महिला पुरुष में भेदभाव करने वाले, वो कानून नलीफाई हो जाएंगे, वो कानून खत्म हो जाएंगे। ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान, संपत्ति खरीदने बेचने की एक व्यवस्था, उत्तराधिकारी बेटा या बेटी के लिए समान व्यवस्था, तलाक के लिए सभी समान अधिकार, हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार, हलाला और इद्दत पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, लिव-इन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ नहीं, शेड्यूल ट्राइब और ट्रांसजेंडर से छेड़छाड़ नहीं। 300 से ज्यादा पेज का यूसीसी ड्राफ्ट, गोद लेने और उत्तराधिकार क्षेत्र शामिल। यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्शन विवाह, तलाक और मेंटेनेंस जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है। तो हमारे साथ उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जुड़ चुके हैं। करण मेहरा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव मूड में हैं। आपको बता दें कि आज ड्राफ्ट कमेटी की ओर से करण मेहरा जी, आज सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इस पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समय से ड्राफ्ट सभी विपक्षी दलों को, सभी विधायकों को पहुंच जाए और सभी बुद्धिजीवी और पत्रकारों तक भी पहुंच जाए, ताकि उसके स्टडी करके एक अच्छी हेल्दी बहस इसमें करी जा सके। और हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा। संविधान के आर्टिकल 15 से लेकर 30 तक जितने भी हमको नियम, कायदे, कानून बताए गए हैं, हमारे को अधिकार दिए गए हैं, कुछ हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, उनका अगर इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है, अगर ओबीसी, एसटी, हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हमारे थारू, बुक्सा इत्यादि जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं,
जी। अगर ट्राइबल और इनके अधिकारियों में अतिक्रमण नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर राष्ट्र हित में, राज्य हित में दिखेगा तो हम इसमें निश्चित ही सहयोगी बनेंगे। और अगर ये राष्ट्र में के विरोध में लगेगा, आने वाले भविष्य में इससे दिक्कतें होने वाली होंगी, तो कांग्रेस विपक्ष के अपने जो धर्म है उसको निभाने का काम करेगा। एक जी। बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जी। फेस सेविंग है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी कह रही थी हम केंद्र में इसको लागू करने जा रहे हैं, केंद्र से लागू करेंगे, लेकिन ये 10 वर्ष के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। तो उत्तराखंड में इसको एक टेस्ट के रूप में इन्होंने लागू करके फेस सेविंग करने का काम किया है, एंड दे आर यूजिंग उत्तराखंड एज ए गिनी पिग। क्योंकि अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है, अगर में हिमाचल में लागू नहीं होगा, यूपी में लागू नहीं होगा, दिल्ली लागू नहीं होगा, तो ऐसे यूसीसी का क्या फायदा जो खाली एक स्टेट में लागू हो रहा है। और इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पर क्यों किया जा रहा है? अगर नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार इतनी ही इसको लेकर सीरियस थी तो इसको उन्होंने केंद्र में लागू करना, केंद्र सरकार ने इसको लागू करना चाहिए था। यूनियन का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है ही नहीं। जी। तो ये हमारी कुछ ग्रीवेंसेस हैं जिसको लेकर हम लगातार अपनी बात रख रहे हैं। करण मेहरा जी, अगर राज्य से शुरुआत हो रही है इसमें तो आपत्ति क्यों है? अगर राज्य से शुरुआत है, उत्तराखंड ये पहला स्टेट बनेगा, अगर यूसीसी लागू करने वाला, इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं। संविधान की धाराओं में, संविधान के आर्टिकल्स में चेंज करे बिना इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी को भी इससे बाहर या अंदर रख रहे हैं तो फिर वो समान नागरिक संहिता कहाँ से हुई? जैसे इनके असम के मुख्यमंत्री ने कहा हम उत्तराखंड की यूसीसी को लागू करेंगे, लेकिन हम आदिवासी को इससे बाहर रखेंगे, फिर यूसीसी का क्या मतलब? जी। मेरा ये कहना है कि वो एक ऐसा बने जो राष्ट्र के हित में हो, राज्यों के हित में हो, लोक कल्याणकारी हो, तो हमारे को समझ में आता है। जब आपने आदिवासी को बाहर ही रखना है, माइनॉरिटी को बाहर ही रखना है, फलाने को बाहर ही रखना, तो फिर यूसीसी क्या? यूसीसी का मतलब क्या? जी। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था रिसर्च बेस है, राज्य सरकार का इसमें कितना अधिकार है? क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो संविधान की धाराओं को बदल सके या संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ कर सके? ये केंद्र का सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्शन हमको ऐसा नहीं, मैं टेक्निकल चीजें कह रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान के आर्टिकल्स को बदले बिना ये संभव नहीं है, और संविधान की धाराओं को बदलने का अधिकार केवल केंद्र सरकार में, इसको पार्लियामेंट में इनको पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में इसको पास करना पड़ेगा, लोकसभा में पास करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी तरीके से लागू हो सकता है। और उसके बिना अगर ये किया जा रहा है तो निश्चित ही ये खाली दिखावा है और चुनाव का सगुफा मात्र है। जी। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए यूसीसी को मुद्दा बनाकर लोगों को विपक्ष जो है वो भ्रमित करने का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? मैंने फिर कहा कि क्या राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो संविधान की धाराओं में परिवर्तन कर सके? क्या राज्य सरकार ये बताएगी कि किनको इसके अंदर रखा जा रहा है, किनको इससे बाहर रखा जा रहा है? और किसी को भी इससे अगर बाहर रखा जा रहा है तो फिर वो यूसीसी कैसी? जी। करण मेहरा जी, 6 फरवरी को सत्र, 5 फरवरी को तो सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है कि 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी को लागू करने का यहाँ पर पहल की जाएगी। क्या आप उसका समर्थन करेंगे? जी, अगर 24 घंटे के अंदर सारे पक्ष और विपक्ष के विधायकों को अगर ये ड्राफ्ट मिल जाता है, पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को ये मिल जाता है, तो निश्चित ही एक अच्छी बहस होगी। और मैं ये चाहूंगा कि हर बार की तरह 2-3 दिन का सत्र ना बुलाया जाए, कम से कम 10 से 15 दिन का सत्र बुलाया जाए, और यूसीसी में कम से कम 6 से 7 दिन की बहस विधानसभा में होनी चाहिए, ताकि सार्थक चीजें सामने आ सके और अच्छे सुझाव इसमें सम्मिलित किया जा सके। बहुत शुक्रिया करण मेहरा जी, तमाम जानकारी के साथ हमारे जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ नरेश बंसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के तरफ से हैं। नरेश बंसल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। नमस्कार। नरेश बंसल जी, धामी सरकार काफी एक्टिव है, यूसीसी को लेकर के आ रही है, और आज ड्राफ्ट कमेटी की ओर से यहां पर ड्राफ्ट सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया है। इसको लेकर आपका पहला प्रतिक्रिया? बहुत समय से राहुल जी की सरकार ने देश में सबसे पहले
घोषित किया था और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज श्रीमती प्रकाश के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जिसमें सामाजिक लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, और उसने समाज के विभिन्न वर्गों से राय ली। उनकी राय जान करके उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जी मुख्यमंत्री जी को आज संभवतः सौंपी होगी। तो अब उस पर सरकार विचार करके सबके लिए विवाह और संतान अडॉप्ट करना, तलाक आदि का जो सामाजिक महत्व के प्रश्न है, उन पर सभी के लिए एक समान कानून बने, जिसकी बहुत समय से सब जगह डिमांड थी और हमें सरकार ने उस पर पहल की है। मैं इसके लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जी पहल करके देश के सामने एक नजीर पेश की। नरेश बंसल जी, विपक्ष यहाँ पर लगातार हमलावर है। करण मेहरा, उप मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि यहाँ पर यूसीसी का जो ड्राफ्ट है विपक्षी दलों को उपलब्ध कराया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्षी दलों को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। जब संविधान सभा में आएगा, उसके सामने ड्राफ्ट आएगा, उस पर बहस होगी। कोई भी कानून बनता है तो बिना विधानसभा में बहस के नहीं बनता है जी। तो विपक्ष को चाहिए कि वो हौला करने के बजाय उसको ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया दे। नरेश बंसल जी, विपक्ष का ये कहना है कि पहले केंद्र सरकार लेकर आए, तब राज्य सरकार इसकी पहल करे। अब विपक्ष तो ऐसे ही करेगा ना, पहले अंडा की पहले मुर्गी। जिसने भी पहल कर ली, पर उत्तराखंड की देवभूमि बाकी सबके लिए बुरा है जी। नरेश बंसल जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर यहां पर लगातार पक्ष और विपक्ष हमलावर है एक दूसरे पर। 2022 में 5 लोगों की कमेटी यहां पर गठित की गई थी। तो वही आपको बता दें कि सीएम धामी को आज ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद हम समान नागरिकता संहिता को लागू करेंगे। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। और मैं और भी आश्वस्त हूं कि जब सदन में जाएगा तो देवभूमि में ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। सबको प्रभावित करने वाला कानून होगा और इसकी कॉपियां विपक्ष के विधायकों सहित मीडिया को, विपक्षी दलों को और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस प्रदेश के, उन तक पहुंचना चाहिए ताकि उसकी स्टडी कर सके, उसको पढ़ सके, संविधान को भी उसके साथ मैच कर सके और क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है उस पर अपनी राय रख सके। क्योंकि बिना डिबेट के कोई भी ऐसा विधेयक पास हो वो ठीक नहीं होता। वो ना तो प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ना राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आज उनको ड्राफ्ट मिला है, कल तक अगर वो सभी विधायकों को और प्रतिनिधियों को और विपक्षियों को और मीडिया को भी मिल जाएगा, निश्चित ही एक अच्छी बहस इसमें हो। क्या है ये तो 2 तारीख के बाद पता लग जाएगा। अभी मुझे इतना कहना है, वो जो भी है सबके हित में है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है और मैं समझता हूँ सबने इसका स्वागत करना है। देखिए, जो विरोध करने वाली बात कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेसी मुसलमान होंगे, वो बसपाई मुसलमान, सपाई मुसलमान होंगे, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान होंगे, और ओवरऑल वो पॉलिटिकल मुसलमान होंगे जो विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों को भी दूसरी बेटियों के मुकाबले बराबर खड़ा होने का अधिकार मिलेगा तो क्या बुराई है। वो देखेंगे हिंदू बहनों को के पतियों को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है तो मुस्लिम बहनों के पतियों को भी दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होगा तो मुस्लिम बहनें खुश होंगी कि नहीं होंगी, मुस्लिम बेटियां खुश होंगी कि नहीं
नहीं होंगी, वो उनके लिए बेहतर हो रहा है। बराबर सबको हिस्सेदारी मिले, प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा हो, अगर वो ऐसा आता है ये ड्राफ्ट बनकर, ये कानून बनकर, तो मुझे लगता है कि सब इसकी वाहवाही करेंगे, सब इसकी तारीफ करेंगे। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको मुझे लगता है ये जब कानून आ जाएगा तो विरोध करने वालों के पास शब्द नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है ये ड्राफ्ट सामने आने दीजिए। हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उभरता हुआ भारत हैं, हम बढ़ता हुआ भारत है। मोदी जी धामी के नेतृत्व में जब ये कानून बनेगा तो देश कहेगा थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। तो सीएम धामी को आज यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंप दी गई है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट मिलने के बाद अब काम आगे शुरू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आपको बता दें कि यहां पर जो विपक्ष का प्रतिक्रिया सामने आ रहा है उससे लगातार ये लगता है कि विपक्ष काफी नाराजगी अपनी जाहिर कर रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पर यूसीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष की आमना सामना हो गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी को ये यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की एक बार फिर बोल बिगड़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्यंत गौतम ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को कुत्तों का झुंड करार दिया है। वहीं दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि दुष्यंत गौतम कौन है और मैं नहीं जानता, और जहां से ये बात आई है वे गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड्स के चेले हैं। विकासनगर में श्रम सुविधा केंद्र जीवनगढ़ को ग्राम गढ़वाल में स्थानांतरित करने के लिए विरोध में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और पुचवान क्षेत्र में श्रमिकों के परिवार को सन 2019 से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने के विरोध में एडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जो हमने ये एसडीएम साहब को ज्ञापन देने हम यहाँ आए थे, उसका मुख्य विषय ये था कि जो श्रमिक कार्यालय है जो पहले हरबरपुर से जीवनगढ़ स्थानांतरित किया गया और अब उस कार्यालय को जीवनगढ़ से बाड़वाला स्थानांतरित करने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि पचवदुन के तमाम क्षेत्र, प्रेमनगर, सेलाकुई, सुद्धोवाला से लेके और आपके कुल्हाल से लेके विकासनगर के तमाम पचवदुन के क्षेत्र, वहाँ के श्रमिक आसानी से जीवनगढ़ पहुंच सकते हैं क्योंकि उनको ऑफिस का पता है, ऑन रोड है, सब है। लेकिन मात्र कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बाड़वाला में ऑफिस को स्थानांतरित किया जा रहा है, बहुत जो इंटीरियर में भी है, और श्रमिक वहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे ढंग से। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय कष्ट निवारण कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली है जिसमें लोगों को कुष्ठ रोगों के प्रति जागरूक किया गया है। वह इस रैली के दौरान हेल्थ एजुकेटर सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मसूरी और चमोली में बर्फबारी, तो वहीं रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद थोड़ी धूप खिली दिखाई दी है। बता दें कि बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हम लोग तो दिल्ली से आए हैं IGTTU कॉलेज से एंड हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज सीजन की पहली स्नोफॉल है एज पर द जनरल सर एंड इट इज़ अमेजिंग टू बी हियर एंड स्नोफॉल और बारिश का कॉम्बिनेशन, इतनी ठंड है यहाँ पर बट नज़ारे देखने लायक। मेरा नाम श्रेया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम जैसी आए वैसी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, तो वी लव मसूरी और हम बार बार आए, बार बार। मैं तो मसूरी बहुत बार आई, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अभी हमारे ट्रिप के और 2 दिन बचे हैं, तो वी होप कि और ज़्यादा। जनपद चमोली की ऊंचाई वाली और मेरी ग्राम पंचायत ईरानी में बहुत बर्फबारी अभी लगातार चल रही है और विशेषकर यह जो बर्फबारी है फसलों के लिए बहुत अच्छी है। काश्तकार बहुत खुश हैं और आने वाले समय में जब बर्फबारी लगातार अच्छी होगी तो पर्यटक उत्तराखंड में छाएंगे, हमारे गांव में पहुंचेंगे, औली में आएंगे, जितने भी पर्यटन स्थल हैं और लोगों के आय का साधन बढ़ेगा और यह आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। हल्द्वानी में ग्राम्य विकास अधिकारियों का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ है। इस दौरान बतौर अतिथि मुख्य नैनीताल विकास अधिकारी ने शिरकत की है। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष कुछ मांगे भी रखी है। वहीं इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ये हमारा हर 2 साल में
ग्राम विकास अधिकारी संगठन जनपद नैनीताल का अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन पे हमारा जो मेन उद्देश्य रहता था पहले, इससे पूर्व जो भी हमारा, जब से मुझे तीसरी बार जो है अधिवेशन हमारा, जो मैं अभी इस संगठन पे हूँ, तो उससे पहले हमारे जो है कि ग्राम विकास अधिकारी, जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी को सम्मानित करने पे हमने कई बार पहल की थी जिला लेवल पे कि हमारे जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी उनको सम्मानित किया जाए। तो उनके द्वारा सम्मानित न करते हुए हमने सोचा कि द्विवार्षिक अधिवेशन पे हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। हर 2 साल पे हम जो है, जो उत्कृष्ट ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उससे पूर्व जो भी उन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। हर विकासखंड से 2 ग्राम विकास अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है और जनपद से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कृत किया जाता है। रामनगर के प्रसिद्ध गुर्जिया देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि बीते दिनों गुर्जिया देवी मंदिर के कार्य को लेकर मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य जल्द ही शुरू कराने का आश्वासन दिया था। वहीं अब आगामी मानसून सीजन को देखते हुए मंदिर के टीले की सुरक्षा का कार्य 2 फेज में कराया जाएगा। इसमें पहले फेज में गिरिजा देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा के लिए सीसी ब्लॉक बनाए जाएंगे। क्योंकि विगत कई 10-12 सालों में यहाँ 4-5 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो काम नहीं हुआ। इस साल धामी भी आए थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य प्रोजेक्ट तैयार किए। रात ही रात में यहाँ पे कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए और कई जो महीनों सालों का काम था वो कई हफ्तों में बिना कोई कागज को उनके स्वीकृति के पूरे हो गए। तो हम भी चाह रहे थे कि मंदिर का काम, क्योंकि काफी दरारें इसमें आ चुकी हैं और श्रद्धालु दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे पहले सुरक्षा है। अगर मंदिर इतना दरारा होंगी तो फिर सुरक्षा, हमें भी क्या लगा रहा था वहाँ बैठने में, या श्रद्धालु जो आते हैं कभी भी कोई दुर्घटना वहाँ पे हो सकती है। गर्जिया के लिए जो पूरा स्टैंड बनाया था वो लगभग 9 करोड़ 23 लाख का था, जिसके लिए जब उसे मिटिगेशन की बैठक में रखा गया तो उसकी मॉडल स्टडी प्रॉपर की जाए और उसके बाद ही सैंक्शन होगा। लेकिन ये बरसात को देखते हुए फिर उसको 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, जिसमें प्रथम फेज में काम करके उस टीले को सुदृढ़ कर दिया जाएगा, जो लगभग 5.80 करोड़ का है। अगर ये स्वीकृत हो जाता है तो टीले की सुरक्षा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए देखते हैं जनता।